हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज के सेशन में अपन अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका सेट नंबर 4 देखते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, 23 अभ्यर्थी रसायन विज्ञान में और 34 भौतिक रसायन में क्या है, अनुत्तीर्ण है। दोनों में 6% अनुत्तीर्ण है, तो दोनों में उत्तीर्ण परसेंट क्या होगा। देखो, इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो अपन वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, एक बेसिक से भी कर सकते हैं। देखो, पहले मैं वेन डायग्राम से बताता हूँ पहला मेथड। देखो, एक तो क्या है, रसायन विज्ञान का है, और इसमें बोला ना दोनों में, तो दोनों का कुछ कॉमन पार्ट भी होगा। तो एक मैंने लिख दिया भौतिक वाला, तो केमिस्ट्री का मैंने सी लिख दिया जो रसायन विज्ञान है, और फिजिक्स वाला को क्या लिख दिया मैंने, पी। अब इसमें फिल क्या करना है, देखो ये कॉमन पार्ट आ रहा है, तो सबसे पहले आपको कॉमन पार्ट लिखना है। तो 6% आ रहा है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 6%। ये सुनो, अब यहां से मुझे बता दो टोटल कितना था केमिस्ट्री में, 23% था। उसमें 6% इसमें आ गया, तो बचा कितना इसमें, 17%। या सुनो, अब देखो यहाँ पर फिजिक्स में ओवरऑल कितना था, 34% था, जिसमें दोनों में कॉमन कितना आ गया, यहाँ से 6% आ गया ना। तो 34 में से 6 माइनस करोगे तो यहाँ से कितना आ गया, 28%। अब देखो ये चीज डाटा क्या आया, जो मैं ये लिख रहा हूँ ना 17%, ये तो ओनली फॉर केमिस्ट्री में अनुत्तीर्ण है। जो ये 28 वाला है वो ओनली फॉर फिजिक्स में क्या है, इलिटरेट है। और जो ये 6% है दोनों में इलिटरेट है। तो क्या पूछा अपन को, उत्तीर्ण। तो मुझे से बता दो, सबसे पहले इलिटरेट निकाले टोटल। तो टोटल इलिटरेट कितने हो जाएगी, 17 प्लस 28, कितना हो जाएगी, 17 प्लस 28। ये तो दोनों में हो गया, प्लस दोनों में कॉमन 6%। तो यहां से मेरे पास पता लग जाएगा कितना, कि दोनों कितने इलिटरेट है। तो यहां से कितना आ जाएगा, 51%। तो ये 51% हो गया। तो 51% तो क्या है, इलिटरेट है, लेकिन निकालना कितना है, उत्तीर्ण%। तो टोटल अपन 100 मानते हैं, 100 में से आप 51 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, 49%। तो उत्तीर्ण कितने बचे, 49%। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते हो, वेन डायग्राम से बिना करे हुए। देखो, जब भी इस प्रकार से दोनों वाला क्वेश्चन दे रखा है ना, तो आप जोड़ोगे तो कितना, 23 प्लस 34, और जो बोथ वाला होता है ना, मतलब दोनों वाला, उसमें माइनस कर दो 6%। तो यहां से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 57, और 57 में से कितना माइनस कर दोगे, 6%। तो यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास, 51% क्या आ जाएगा, इलिटरेट आ जाएगा। इलिटरेट मतलब अनुत्तीर्ण। अब इसमें से 100 माइनस 51 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 49%। जो आपको दोनों अच्छा मेथड लगे दोनों में से, वो चूज कर सकते हो। देखो, इसका आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखो, एक क्वेश्चन बोला कि दो वस्तुएं 20,400 रुपए प्रति में बेची जाती है। बेची जाती मतलब ये क्या दे रखा है अपन को, सेलिंग प्राइस। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस है, ऐसे दो वस्तुओं की सेलिंग प्राइस दे रखा है, इसे सेम। एक वस्तु पर 60% का लाभ होता है, और दूसरी वस्तु पर 15% की हानि होती है। तो पूरे लेन देन में कुल लाभ बताओ। तो देखो, एक फॉर्मूला नोट डाउन करना, और ये इंपॉर्टेंट भी है। अगर ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज पूछे तो अपन फॉर्मूला क्या लगाएंगे, क्योंकि 100x प्लस 100y, 2xy, और डिवाइड कर देता हूं मैं 200x+y। ठीक है, ये इसलिए बताना पड़ रहा है यहाँ पर। कई बार मैथ में क्या होता है कि अपन जैसे बेसिक से कॉन्सेप्ट लगाते हैं, लेकिन उससे बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। अगर आप इस फॉर्मूले से आप रटते भी हो, क्योंकि ये बार बार पूछा भी जाता है, और इस फॉर्मूले से आप क्वेश्चन अप्लाई करते हो, तो क्या होता है, बहुत कम टाइम में इसको सोल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन इस फॉर्मूले से करेंगे। मैं बोलूँ, देखो लाभ हो रहा है मतलब ये एक्स की वैल्यू है, ये माइनस हो रहा है मतलब ये वाई की वैल्यू है। अगर यहाँ पर दोनों लाभ होते तो अपन को दोनों प्लस मिले, जहां पर लाभ होगा उसको प्लस मिलेंगे, जहां पर माइनस होगा वहां पर क्या लेंगे, हानि होगी वहां पर माइनस लेंगे। देखो, इस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे, 100 इंटू एक्स मतलब 60%, प्लस का है लाभ है, 100 इंटू माइनस हानि हो रही है, माइनस का 15%। ठीक है, सपोज करो यहाँ पर लाभ हो रहा था, तो अपन को प्लस का ले लेते हैं। ये सुनो, समझ में आ गया। देखो, 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है 60%, और माइनस कितना है 15%। कितना लिख लिया मैंने, डिवाइड कर दिया मैंने किससे, 200 हो जाएगा, प्लस 60% माइनस 15%। ये सुनो, अब इसको सोल्व कर लो। देखो, यहां से तो कितना आ जाएगा अपने पास, 6000। कितना आ जाएगा, 6000। ये कितना हो जाएगा अपने पास, माइनस का 1500। ठीक है, माइनस का 1500, ये कितना होगा, देखो 15 दूनी 30 और 36 18, मतलब ये कितना हो जाएगा, 1800। देखो, डाटा इजी हो रहा है ना कैलकुलेशन करने में। ये हो जाएगा 200, प्लस ये कितना हो जाएगा यहाँ से 45। अब इसको सोल्व कर लो, 1500 प्लस 1800 3300, और 6000 में से 3300 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2700। ठीक है, और यहाँ से कितना हो गया 245। अब इसको सोल्व करोगे तो मुझे से बता दो, 5 से कट जाएगा ना, तो 5 से काटोगे तो कितना हो गया, देखो 55 25, और कितना हो जाएगा 5 55 25 5 के 20। ठीक है, और 5 40 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कितना हो गया 5 के 20, और 5 9 45। अब यहाँ से देखोगे पूरी पूरी बार तो कट नहीं रहा, ये अप्रोक्स में जाएगा। तो आप देखोगे 49 से कम 49, फिर 49 से कम 49, 11%, 11 पॉइंट कुछ जाएगा, मतलब 11.02% जाएगा। तो ये अप्रोक्स किसके बराबर है, अप्रोक्स 11% के बराबर है। तो कौन सा लाभ हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि अगर यहाँ पर माइनस आता तो अपन क्या बताते हैं, यहाँ पर हानि हो रही है। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को वैसे भी कर सकते हो कि भाई 100 माना, फिर 100 से कितने में बेच रहा है, 160 में बेच रहा है, फिर 100 से रेशियो निकाल के फिर करोगे तब भी हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 में। 60 रुपए प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के तरल पदार्थ जिनकी लागत 52 रुपए प्रति लीटर और 65 रुपए प्रति लीटर किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। तो मैं से बोलूंगा पहला है एक, तो एक दूसरा है। एक ओवरऑल का मिक्सर दे रखा अपने इतना, तो पहला कितना मिला रहे हैं यहाँ से 52, दूसरा कितना मिला रहे हैं यहाँ से 65 और ओवरऑल कितना मिला रहा है 60। तो अपन को यहाँ से लीटर का वैल्यू पता चल जाएगा ना कि किस रेशियो मिला रहा है। तो यहाँ से अगर सोल्व करोगे तो 65 में से 60 माइनस करा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5, और यहाँ से अगर इसमें कराओ तो कितना हो जाएगा 8। तो इस रेशियो में उसको मिलाना पड़ेगा। कौन सा रेशियो जाएगा 5:8, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। यह है टाइम एंड वर्क का सवाल। ए और बी एक कार्य को 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकता है। ये एक साथ कार्य करते हैं लेकिन कार्य पूरा होने से 5 दिन पूर्व है। याद रखना, जब भी ऐसी लैंग्वेज लिखी हो ना कार्य होने से 5 दिन पूर्व है, तो इस क्वेश्चन को कैसे आप टेकल करोगे। देखो, ए एक दिन में कितने दिन में करता है 10 दिन में पूरा टोटल वर्क कर सकता है। बी है वो कितने दिन में कर सकता है 15 दिन में कर सकता है। सबसे पहले काम है आप लोगों का एलसीएम लेना, तो मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से 30। एफिशिएंसी निकालो, देखो 10 का भाग दो 30 में, तो कितना हो गया 10 या 30, और यहाँ से कितना हो गया 15 दूनी 30। ये एफिशिएंसी आ गई। अब क्या बोल रहा है कि कार्य पूरा होने से 5 दिन पूर्व है, क्या छोड़ देता ए छोड़ देता। तो मैं से बोलूं इस ए को छोड़ने जाने ही मत दो, कि मैं से बोलूं कि ए तू और काम कर, कितने दिन काम कर 5 दिन और काम कर। तो 5 दिन में ए कितना दिन कर लेगा, मतलब ए एक दिन में इतना काम करता है तो 5 दिन में इतना, तो एक ये एफिशिएंसी कितनी है 3 × 5, मतलब 15 काम और कर लेगा। ठीक है, 5 दिन में इतना समझ में आया। क्या बोला मैंने कि जब भी ऐसे बोलेगी 5 दिन पूर्व छोड़ के जाता है तो उसके बोलोगे 5 दिन छोड़ के मतलब 5 दिन और काम कर तू। तो मैंने लिया था यहाँ पे 30 तो पहले कर ही रहा था। अगर ए 5 दिन और कार्य करेगा तो एक ही एफिशिएंसी करेगा तो कितना वर्क और कर लेगा 15। अब देखो कोई भी छोड़ के नहीं जा रहा, दोनों वर्क कौन करेगा ए और बी करेगा, तो टोटल वर्क तो कितना हो गया 45 हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया 45। अब एक की एफिशिएंसी कितनी है 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो यहाँ से देखो 5 का एफिशिएंसी में भाग दूंगा टोटल तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5 9 45, मतलब 9 दिन लगेंगे इनको कार्य पूरा करने में। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में। अब देखो ये स्थिर जल में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा अनुप्राय, अनुप्राय मतलब डाउन स्ट्रीम में 35 किलोमीटर जाने में लिया गया समय प्रतिवाह में 14 किलोमीटर जाने में लिया गया समय के 2.5 गुना है। तो 60 किलोमीटर अनुप्राय में जाने में कितना समय लगेगा। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं है, मैं से बोल रहा हूँ कि देखो नाव की गति दे रखी है। नाव की गति अपन कितना मानते हैं 8 किलोमीटर मानते हैं एक बार के लिए। ठीक है, और जो धारा की गति है वो क्या मानते हैं अपन, धारा की गति y किलोमीटर मानते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते। अब मुझे बता दो, इसकी देखो नाव की गति क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब मैं बोलूंगी इसकी वैल्यू कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सुनो, अब देखो अपन अनुप्राय मतलब डाउन स्ट्रीम अनुप्राय निकाल लेते हैं। अनुप्राय मतलब अगर धारा की दिशा में चल रहा है तो अपन क्या करते हैं x प्लस वाई करते हैं, जिसमें मुझे पता है कि x की वैल्यू 10 है तो 10 प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी अनुप्राय में। ये सुनो कितना समझ में आया। अगर प्रतिवाह बोलता हूं मैं, प्रतिवाह मतलब अपस्ट्रीम, प्रतिवाह मतलब क्या होता है अपस्ट्रीम, तो उसमें क्या होता है धारा की स्पीड x माइनस वाई होता है। तो धारा की जो नाव की गति कितनी है 10 माइनस वाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्रतिवाह किलोमीटर। अब ये इतना तो निकाल लिया। अब अपन को इक्वेशन बनानी है, कैसी इक्वेशन बनाएंगे। देखो यहाँ पे देखो टाइम के क्या होता है 2.5 गुना हो जाता है, तो पहले इसका टाइम निकाल लेते हैं अनुप्राय का, फिर अपस्ट्रीम का टाइम निकाल देते हैं। तो देखो यहाँ से अनुप्राय का टाइम कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस तो मेरे पास है 35 किलोमीटर। ठीक है, और अनुप्राय जाने में स्पीड कितनी है 10 प्लस वाई, इतना टाइम 10 प्लस वाई। फिर बोल रहा है कि जो प्रतिवाह है, प्रतिवाह मतलब डिस्टेंस कितनी है 14 किलोमीटर, और इसका जो डिस्टेंस हो जाएगी जो स्पीड है वो कितनी है 10 माइनस वाई। ठीक है, अब देखो ये भी मेरे पास टाइम है और ये भी मेरे पास क्या टाइम है, लेकिन ये क्या है इसके बराबर नहीं कर सकते, लेकिन एक कंडीशन में कर सकते हैं बराबर कि ये है ना इसके 2.5 गुना है, ये इसका 2.5 गुना है, ये इसका कितना है 2.5 गुना है, ये 1.25 गुना है। देखो बोला गया ना कि 35 किलोमीटर जाने में लिया गया समय प्रतिवाह 14 किलोमीटर जाने में लिया गया समय का इतना गुना है। अगर ये पहले से ही 1.25 गुना है, अगर इसको 1.25 गुना कर दूंगा तो ये क्या हो जाएंगे दोनों बराबर हो जाएंगे। अब समझ में आया। अब देखो यहां से दो एक पॉइंट हटाता हूं तो कितना हो जाएगा मेरे पास 00 लग जाएगा। अब 7 से कैंसिल आउट करो इसको, 7 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 7 से 2 टाइम्स, 7 से कितना हो जाएगा 5 टाइम, 5 से कितना हो जाएगा यहाँ से 55 25। ठीक है, कितना हो गया 5 10 55 25 और 5 चौके 25 चौके 100, और यहाँ से कितना हो गया 2 टाइम हो जाएगा। कट गया ना पूरा। यहाँ से ऊपर बचा 1/10 प्लस वाई और ऊपर क्या बचा 1/10 माइनस वाई मल्टीप्लाई ऑफ 2। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लूंगा मैं। वाई की वैल्यू किसमें हो जाएगा, देखो 21 माइनस 2y प्लस कितना हो जाएगा 10 प्लस वाई। तो यहाँ से y की वैल्यू चाहिए तो 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, कितना हो जाएगा बताओ 10y प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 10y प्लस y। ठीक है,
10 हो जाएगा ना, यहाँ से इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 10, सॉरी, ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 10, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 10/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सुनो, अब मेरे पास सब कुछ आ गया, तो सबसे पहले क्या बोला गया, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखो 60 किलोमीटर अनुप्राय, अनुप्राय जाने के लिए मतलब अपन को y की ओर चाहिए, तो 10+10/3, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू निकाली है मैंने, कितना हो जाएगा 10 या 30 रे कितना होगा 40/3, ये हो जाएगी अनुप्राय की टोटल जो स्पीड होगी। अब टाइम निकालना है कितना, डिस्टेंस आपको ये दे दिया, अब इस टाइम से निकालना है तो यहाँ से ऊपर जाके ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना होगा देखो, ये कितना हो जाएगा 2 से 3 टाइम, 2 से 2 टाइम, 9/2, मतलब इतने घंटे लगेंगे। और 9/2 को कितना लिख सकते हैं अपने, 4.5 आवर, कितना लिख सकते हैं 4.5 आवर, ऑप्शन नंबर डी। अगर एक बार वो वापस समझाते उसमें क्या बोला गया देखो, मैं अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि नाव की गति अपने लिख दी 10 किलोमीटर, और धारा की गति मैंने मान ली y किलोमीटर। फिर बोला कि देखो अनुप्राय है और प्रतिवाह है, तो अनुप्राय की स्पीड निकाली मैंने और प्रतिवाह की स्पीड निकाली। अनुप्राय तो आप लोगों को पता होगा x प्लस वाई होता है, तो प्रतिवाह क्या होता है x माइनस वाई होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू रख दी, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा, तो 10+y हो जाएगी स्पीड, ये स्पीड हो जाएगी ना, ये स्पीड हो जाएगी और ये भी स्पीड हो जाएगी, तो 10 - y किलोमीटर प्रति होता है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, देखो इतने किलोमीटर जाने में जो लगा समय, इतने किलोमीटर जाने में लगा समय का इतना गुना है, तो देखो यहाँ से डिस्टेंस बाई, आपको पता होगा डिस्टेंस बाई स्पीड क्या होता है, अपने पास टाइम होता है, तो ये देखो ये डिस्टेंस है, ये क्या होता है स्पीड, तो ये टाइम निकल के आ जाएगा, तो इसका इतना टाइम अनुप्राय वाले में और प्रतिवाड़ा में इतना टाइम। अगर ये इसका 2.5 गुना है तो इसको 2.5 गुना कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाली तो अनुप्राय में रख दिया, तो टोटल स्पीड मेरे पास अनुप्राय या बोलते हैं अपन डाउन स्ट्रीम, तो उसकी जो स्पीड आ जाएगी मेरे पास ये आ जाएगी। अब ये पूछा है कि क्योंकि ये क्वेश्चन में क्वेश्चन दे दिया कि 60 किलोमीटर की बताओ अब टाइम कितना लगेगा, तो 60 में अगर स्पीड का भाग दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। अगर जिसको अब भी समझ में नहीं आया, एक बार वीडियो बैक करेगा और फिर वापस देखेगा, उसको जल्दी समझ में आ जाएगा, खुद से ट्राई करेगा तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। अब देखो, मूलधन ज्ञात कीजिए, एक निश्चित राशि 2 वर्षों के लिए 4 प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ। देखो एक तो मैंने कल भी मेथड बताया था कि आप जैसे चार चार दे रखा है तो 4 को फ्रैक्शन वैल्यू में रखो, और 2 दे रखा है तो उसको पीवीएससी मान लो। लेकिन जब भी 2 ईयर्स दे रखा है तो होता है ना, तो अपन क्या मानते हैं, इसका फॉर्मूला ही देख लेते हैं, P/R/100 या टी कितना होता है 2 ईयर्स के लिए है, ध्यान रखना ये 3 ईयर्स के लिए नहीं होता, 3 ईयर्स के लिए भी फॉर्मूला होता है, लेकिन अपन उसमें फॉर्मूले में नहीं जाएंगे। अब देखो डिफरेंस कितना होता है, ये क्या होता है सी आई एंड एस आई का डिफरेंस होता है, तो ये दे रखा है क्वेश्चन में 16, पी निकालना है। देखो आर मतलब इसकी पावर 2 करना है, तो मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ 4/100 और 4/100, 4 से देखो 16 से 16 कट जाएगा, तो यहाँ से देखो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 10,000, कितनी आ जाएगी प्रिंसिपल की वैल्यू 10,000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये बोला कि एक कमरे में 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है, इसमें रखी जाने वाली सबसे छड़ की लंबाई बताओ। तो देखो घनाभ देता है, 3D में नहीं बना रहा, तो इसकी छड़ की लंबाई बताना है, मतलब एक कोने से ऊपर वाले कोने से नीचे वाले कोने तक, मतलब डायगोनल बताना अपने को। तो घनाभ का जो जो कमरे का जो घनाभ भी होता है, तो घनाभ का जो डायगोनल होता है वो कितना होता है, L² प्लस B² प्लस H², ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिख दिया। तो L² मतलब 12 का स्क्वायर मतलब 144, B² मतलब 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और B² मतलब 8 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ से 64। तो यहाँ से ऐड करोगे देखो 81 और 64 और 144 कितना हो जाएगा यहाँ से 289। तो 289 किसका रूट होता है, यहाँ से 17 का रूट होता है ना, तो 17 मीटर की जो छड़ होती है वो रखी जानी चाहिए। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, देखो एक अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें मैं जो A³ माइनस B³ माइनस C³ ये है, इसके 3 फॉर्मूले बनते हैं, मैं तीनों फॉर्मूले बता देता हूँ इसको, और फिर जो आपको आगे क्वेश्चन मिले उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है। A³ माइनस B³ प्लस C³ माइनस का 3ABC, अगर ये दे रखा है तो इसके तीन या 4 फॉर्मूले होते हैं, मैं पूरे पूरे लिखा देता हूं, ठीक है, यहाँ पर कि A प्लस बी प्लस सी, ये इस प्रकार से दे रखा है कि A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है, ये जीटी चलेगा यहाँ पर। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर एक तो इस प्रकार से फॉर्मूला होता है A प्लस बी, फिर इस क्वेश्चन पर भी आएंगे, ठीक है, यहाँ पर मैंने पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ A² प्लस B² प्लस C² माइनस का AB माइनस का BC माइनस का CA। यहाँ पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये नहीं बता रहा कि कहाँ से आया ये फॉर्मूला, ठीक है। और ये तीनों जो चारों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन पूछता है अलजेब्रा से अच्छे क्वेश्चन तो यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये हर शिफ्ट में पूछते हैं। तो A माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दूंगा मैं, B माइनस सी का होल स्क्वायर लिख दूंगा, और यहाँ क्या लिख दूंगा C माइनस ए का होल स्क्वायर लिख दूंगा। लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ से A प्लस बी प्लस सी, यहाँ से कितना होता है 1/2, यहाँ क्या लिखूंगा 3A² प्लस B² प्लस C² माइनस A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब आपको देखना है कि इस फॉर्मूले में ये 4 फॉर्मूले हैं इसके अकेले के,
अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? तो मुझे दिया हुआ है देखो a+b+2 और a² + b² ठीक। देखो निकाल तो इससे भी सकते हो, निकाल पहले वाले से भी सकते हो, लेकिन इजी कौन सा पड़ेगा? आप ये देखो, मुझे ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, तो मैं यही लगाऊंगा। कौन सा लगाऊंगा? यहाँ पर लिख देता हूँ a+b+c का हाफ, और यहाँ पर क्या दे रखा है? 3a² + b² + c² और माइनस लिख रहा हूँ यहाँ पर a+b+c का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। तो यहाँ पर इसका मान दे रखा है 2 मल्टीप्लाई ऑफ 1/2, 3 a² + b² सी की वैल्यू कितनी दे रखा है यहाँ से? 26, 26 माइनस a+b+c मतलब 2 का होल स्क्वायर। अब इसका मान आ जाएगा यहाँ से, देखो ये कट जाएगा, 26 दिया कितना होता है यहाँ से? कितना होता है बताओ? 78, 78 माइनस 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आंसर? 74 आगे ना इजीली, ऑप्शन नंबर ए। अगर जिसको फॉर्मूला याद था वो इजीली कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। 24 संख्याओं का औसत 26 दे रखा है, पहली 15 संख्याओं का औसत 23 दे रखा है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 33 दे रखा है, तो 60 जो 16वीं संख्या है वो बताना। तो मैंने पहले ही बताया था, एक तो तरीका क्या है कि आप 24 को 26 से मल्टीप्लाई करोगे, सम निकालोगे। बाकी इजी फॉर्मूला, क्योंकि मैंने बेसिक वाले जो क्वेश्चन थे मैंने बहुत पहले करवा चुके, और उनमें देख सकते हो आप बेसिक से खुद भी कर लोगे। लेकिन यहाँ से भी बताऊँ अप्रोच कैसे करोगे। 24 का कितना हो गया? 26 एवरेज दे रखा है। पहली 15 संख्याओं का कितना दे रखा है? यहाँ से 23 दे रखा। तो 15 संख्या के बाद में कौन सी आएगी? 16वीं संख्या। 16वीं संख्या में मान लेता हूँ कितना है? x है। फिर इसके बाद में अंतिम 8 संख्या दे रखी है, उनका एवरेज कितना दे रखा है? यहाँ से 33। अब आप लोगों को कंपेयर करना है, मैंने कल भी क्वेश्चन में बताया था, अगर आप वीडियो नहीं देखे, कि जो ये एवरेज दे रखा है ना, इससे कंपेयर करना है। जो ज्यादा है अपन 15 वाली संख्या और 8 वाली संख्या को खत्म कर देंगे तो बची संख्या 1, तो 1 से अपन डिवीजन देखेंगे। तो देखो यहाँ से कितना कम है, ये माइनस का 3 कम है ना एवरेज से, तो 1 पर माइनस का 3 कम है, तो 15 पर कितना कम हो जाएगा? इतना कम हो जाएगा। मतलब 15 का जो इफेक्ट बढ़ रहा था इस एवरेज पर वो अपने खत्म कर दिया। अब 15 का कोई भी वैल्यू नहीं रखेंगे अपने, आगे 3 × 15 अलग से लिख लिया। अब देखो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि देखो ये 33 है, ये एवरेज से कितना अधिक है? तो 33 बोलोगे एवरेज से कितना अधिक है? 7 अधिक है। ठीक है, तो 1 पर 7 अधिक है, तो 8 पर कितना अधिक हो जाएगा? इतना अधिक हो जाएगा। तो मैं से बोलूंगी यहाँ पर अगर ये जोड़ देते हो 7 × 8, तो ये 8 का जो यहाँ पर इफेक्ट पड़ रहा था वो भी खत्म कर दिया, 15 का इफेक्ट खत्म कर दिया। मतलब 15 + 8 कितना हो गया? मतलब 23। 23 जो संख्या थी उनका खत्म कर दिया, बची कितनी? एक संख्या। मतलब वो बची हुई संख्या कौन सी है? 16 संख्या। तो 16 मतलब कौन सी संख्या? मतलब 16वीं संख्या कौन सी है? अक्स है। 16वीं संख्या कितनी है? अक्स है। मतलब एक संख्या का सम बच रहा है, तो एक संख्या का एवरेज 26 है, तो एक संख्या का सम भी कितना बचेगा? 26 बचेगा। तो यहाँ से देखो 15 × 45 प्लस कितना हो गया? 7 × 8 = 56 प्लस अक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से? 26। देखो यहाँ से कितना हो जाएगा? 11। कितना हो जाएगा? प्लस का 11 प्लस अक्स इक्वल टू 26। तो अक्स की वैल्यू निकालोगे तो 26 - 11 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो ये 16वीं संख्या निकाल ली अपन ने। कौन सा मौसम मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी। देखो थोड़ा अच्छा मेथड है, इसको डेविएशन है। ये डेविएशन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो अपन पूरी क्लास लेते हैं ना प्रॉपर तरीके से, तो उसमें समझ में आता है। जिसको समझ में आ रहा है वो बेसिक से भी कर सकता है, बाकी थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो 3x² माइनस का 9k प्लस 18x 26 के दो मूल है ना, परिणाम में समान लेकिन चिन्ह विपरीत है। तो जो द्विघात समीकरण पहले मुझे बताओ होती क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसके मूल निकालता हूं मैं, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस का b/a होता है। अब देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाई हो, अगर मूल परिणाम में समान है, परिणाम में समान मतलब एल्फा बराबर बीटा है, और क्या चिन्ह विपरीत है, मतलब ये एल्फा है तो ये क्या होगा? माइनस का बीटा। अब इसमें रखो आप, तो एल्फा की जगह क्या रख दोगे? यहाँ पर माइनस का बीटा। ठीक है, एल्फा की जगह क्या रख दो? माइनस का बीटा, तो माइनस का b/a। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का एल्फा, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर एल्फा की जगह अपन माइनस एल्फा भी तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पर बीटा की जगह। तो माइनस एल्फा और प्लस एल्फा कितना हो जाएगा? यहाँ से 0 माइनस का b/a। तो यहाँ से b इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास? 0। ठीक है, तो देखो यहां से अपन को पता नहीं था कि भाई जब ये कंडीशन दे रखी होती है कि दो मूल परिणाम में समान और चिन्ह विपरीत होते हैं तो क्या होता है, तो अपन डायरेक्ट याद रखते हैं, जब थ्योरी में करते हैं तो b बराबर 0 होता है। जिसको याद नहीं था वो ऐसे भी चेक कर सकता था। ठीक है, अब मुझे इसे बता दो, जब b बराबर 0 है तो मतलब ये ऐसे बोल सकता हूँ कि इसका मान 0 होगा, इसका मान 0 होगा, तो 9k प्लस 18। ठीक है, 9k प्लस 18, क्योंकि ये b होता है, ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है, तो b का मान आपने क्या कर दिया? 0 कर दिया। तो 9k इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास? माइनस का 18। तो k बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में एबीसी में माध्यिका बीई एसी को ई पर प्रतिच्छेद करती है, बीजी बराबर 12 सेंटीमीटर दे रखा है, जहां जी केंद्रक दे रखा है। केंद्रक मतलब सेंट्रोइड। बीई किसके बराबर है? क्योंकि मैंने हाल ही में मीडियन की जो थ्योरी भी चल रही है वो मैंने कंप्लीट करा दी, उसमें अगर वो आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन कर लोगे। देखो सबसे पहले मैं ट्रायंगल बना के बताता हूँ। ए बी सी है, ए है, बी है एंड सी है।
अब देखो माध्यिका इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे, देखो ज्योमेट्री में देखो लग रहा है थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करते जाओ। सबसे बोला एबीसी ट्रायंगल, तो मैंने एबीसी ट्रायंगल बना दिया। अब माध्यिका देगा तो माध्यिका का आपको कौन से पता होना चाहिए, बोला कि बीई एसी पर माध्यिका है, तो यहाँ से बी से खींचूंगा मैं एसी पर, माध्यिका खींच दिया मैंने एसी। ई पर प्रतिशत कर दिया। अब देखो बीजी बराबर 12 दे रखा है, मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, क्योंकि ग्रेविटी सेंटर क्या होता है यहाँ पर होता है, यहाँ पर बीजी पर अपन को 12 दे रखा है। अब बोला जी केंद्र का, केंद्र दे रखा है, बीई के मान बताओ, मतलब टोटल बीई की लेंथ बताना है। आपको लोगों को पता होगा कि माध्यिका है वो कितने रेशियो में बांटता है, 2:1 में बांटती है ना, 2:1 में बांटती है ना। मतलब ये जो बीई है ये कितने की वैल्यू है, टोटल 3 की वैल्यू है। क्वेश्चन में 2 की वैल्यू दे रखी है, 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 6, तो अपन को 3 की वैल्यू चाहिए। 3 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 3 कितना हो जाएगा यहाँ से 18 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। आई होप समझ में आएगा, इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 12। दो वर्गों के परिमाप में 48 सेंटीमीटर का अंतर है, यदि एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा की 4 गुना है, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात बताओ। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले पहला वर्ग ले लिया और मैंने ले लिया दूसरा वर्ग। देखो दो वर्गों का 48 सेंटीमीटर अंतर दे रखा है, एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा की 4 गुनी है, तो देखो मैं पहली भुजा ये है, तो दूसरी भुजा क्या है, इसकी 4 गुनी है। ठीक है, ये सुनो, इतना समझ में आ गया। अब मुझे ऐसे बता दो, क्या बोला गया है कि इसका परिमाप कितना हो जाएगा, इसका परिमाप बताओ कितना हो जाएगा मुझे, कि इसका परिमाप कितना हो जाएगा। अगर भुजा ये है तो परिमाप कितना हो जाएगा 4x, क्योंकि 4 × ए तो होता है वर्ग का परिमाप। इसका कितना हो जाएगा 4 × x, तो कितना हो गया 4×16। अब दोनों वर्गों के परिमाप का अंतर दे रखा है इतना, तो परिमाप का अंतर कितना दे रखा है यहाँ से, अगर माइनस करोगे 16 में से आप 4 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 12, तो 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास 48, तो यहाँ से 12 12 चौका 48, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 4। अब क्या पूछा कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, तो बड़े वर्ग की भुजा निकाल लेंगे ना यहाँ से, बड़े वर्ग की साइड, साइड बताओ कितनी हो जाएगी 4 × अक्स, अक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 × 4, कितना हो जाएगा 16। अब क्षेत्रफल कितना होता है मुझे इसे बता दो, बड़े वर्ग का भुजा स्क्वायर होता है ना, तो 16 × 16 करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 256 हो जाएगा ना। 256 कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो 50 संख्याओं का औसत 60 था, बाद में पाया गया कि एक संख्या 76 को गलत तरीके से 67 लिख लिया गया, तो सही औसत बताओ। देखो 50 संख्याओं का एवरेज कितना था 60 था, मैंने लिख दिया 60। अब देखो एक संख्या कितनी थी, यहाँ पर देखो 76 थी, लेकिन गलती से इतना पढ़ लिया, मतलब इतने का चेंज होगा, उसमें से अगर सही में से इतना माइनस कर दूंगा तो देखो सही औसत ही पूछ रहा है ना, कि अगर इतना था इतना पढ़ लिया तो इतने का डिफरेंस आएगा। लेकिन देखो ये तो एवरेज है और ये क्या है नंबर्स है, तो अगर ये इतना चेंज आ रहा है तो कितने पर नंबर्स पर चेंज आएगा, 50 नंबर पर चेंज आएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा 50 नंबर का इतने का चेंज पर एवरेज आ जाएगा। तो क्योंकि अपन एवरेज में एवरेज जोड़ सकते हैं, नंबर में नंबर जोड़ सकते हैं, ऐसे नहीं कि यहाँ पर एवरेज लिख रहा है यहाँ पर आप सम जोड़ दो, ऐसे नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एवरेज लिखा है 60, और 60 में देखो ये नंबर है 76 सही, और ये है गलत, ये लिख दिया मैंने सही और ये लिख दिया मैंने गलत। अब देखो सही और गलत में जो डिफरेंस आएगा ना वो भी तो किसी में बटेगा ना, तो 50 संख्याओं पर वो फिर डालेगा, तो 50 नंबर जो मैंने इसमें डिवाइड करा तो 50 नंबर का क्या निकल जाएगा यहाँ पर एवरेज निकल जाएगा जो डिफरेंस आएगा। तो 60 प्लस यहाँ कितना 76 माइनस 67 करूंगा तो कितना हो गया 9/50। एक तो क्या करोगे आप इसमें भाग दो 9 का, बाकी अगर मुझे पता है कि जब 5 होता है तो मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूंगा तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब इजिली भाग देना इजी होता है, क्योंकि यहाँ से 18 हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो देखो 2 जीरो बाद में पॉइंट लगा दूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 60.18, कितना हो जाएगा 60.18। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। ये है एक पाइप एंड सिस्टम का सवाल। पाइप ए अकेले किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, तो मैंने इतना लिख दिया पाइप ए कितने घंटे में भर सकता है 8 घंटे में भर सकता है। फिर अगला पढ़ो कि पाइप बी अकेले इसको 6 घंटे में भर सकता है, तो बी कितने घंटे में भर सकता है 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है और 2 घंटे के बाद एक को बंद कर दिया जाता है, तो शेष टैंक कितने भरे में भरेगा बी वाला। तो सबसे पहले एलसीएम ले लो, यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ से 24, एफिशिएंसी निकालो 8 की 24 और 6 को 24। देखो जब भी दोनों पाइपों को साथ खोल रहा है मतलब 2 घंटे तक खोले रहेंगे, तो अगर मैं बोलूंगी दोनों पाइपों को 2 घंटे तक भरूंगा तो इतना भर दूंगा, तो मतलब 2 इंटू ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 7, मतलब यहाँ से मैं 14 भर दूंगा। 14 भर दूंगा तो मेरे पास रिमेनिंग कितना बचेगा, यहाँ से मुझे जो पता, तो 14 भर दिया तो रिमेनिंग कितना बचेगा 24 में से 14 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 10। अब 10 भरने कौन आएगा, क्योंकि एक को तो बंद कर दिया, भरेगा कौन बी शेष 10 को, तो बी कितने में भरेगा 10 बटा कितने भरेगा 4 में भरेगा। तो इसमें देखो 2 से कट जाएगा 5, 2 से कट जाएगा ये, तो ये कितना में कर सकते हैं अपन 2 से ये 1/2 घंटे हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 में।
देखो एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ क्योंकि ये इजी भी है और मैं देखता हूँ आप अगर जो करता है, जो रेगुलर क्लास देखा है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना आप कितना आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ क्योंकि ये इजिली आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 7 4 13 12 20 11 और 15 और 8 का माध्य का बताना है। तो माध्य का क्या होता है, सबसे पहले इनको डाटाओं को अरेंज करना। तो डाटा को अरेंज करूंगा तो देखो 7 8 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है एंड 20 है। सबसे पहले मैंने इसको अरेंज कर दिया। कितने डाटा है, 8 डाटा है। अगर यहाँ पर इवन है, अगर ओड रहते तो अपन मिडिल टर्म गिन लेते ऐसे कि भाई जो मिडिल टर्म आएगा वही क्या आ जाएगा यहाँ पर माध्यिक हो जाएगी। लेकिन ओड है तो ओड क्या करते हैं, देखो इसमें किस किस का भाग दोगे, दो का। इसका दो का भाग दो मतलब आपको फोर्थ टर्म लेना और इसके एक अगला वाला टर्म लेना 5 और इन दोनों को जोड़ के इनका एवरेज ले लेना। तो वो क्या आ जाएगा, अपने पास मीडियन आ जाएगी। ठीक है, अपन फॉर्मूला नहीं रटेंगे, बस याद रखो अगर इवन दे रखा उसमें 2 से डिवाइड करो, जो आ रहा है मतलब फोर्थ टर्म ले लो, उससे अगले वाले टर्म ले लो, डिवाइड कर दो 2 से, तो वो आ जाएगी माध्यिका। तो फोर्थ टर्म कौन सी होती है यहाँ पर, ये 12 और कौन सी हो रही है 13। अब इन दोनों को जोड़ दो और जोड़ के क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो अपने पास क्या आ जाएगी, मीडियन आ जाएगी। तो 12 + 13 कितना हो गया, 25/2। 25/2 मतलब कितना होता है, 12.5। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। देखो अच्छा क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयुक्त की जाने पर समान ब्याज की दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में 6580 रुपए और 3 वर्षों में इतनी रुपए हो जाती है, ब्याज की दर बताना है। मुझे से बता दो, देखो 2 ईयर्स में, यहाँ पर 2 ईयर्स में हो रहा है कितना, 6580। और जो 3 ईयर में दे रखा है वो कितना दे रखा है, 7896। ठीक है, मुझे से बता दो ये जो डिफरेंस होगा एक ईयर का, जो एक ईयर का डिफरेंस होगा, तो इसके लिए तो ये क्या करेगा, अमाउंट का काम करेगा। और जो ये डिफरेंस होगा, देखो यहाँ पर इनका डिफरेंस देखो पहले एक ईयर के लिए, एक ईयर का डिफरेंस देखो तो कितना हो गया, 1316। तो ये 2 ईयर्स का ब्याज आप इसमें अगर ये प्रिंसिपल काम करेगा, क्योंकि देखो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्योंकि यहाँ पर एक ईयर्स का डिफरेंस आता है, जब भी एक ईयर्स के लिए निकालते हैं तो अपन चक्रवृद्धि ब्याज भी समान होता है और साधारण ब्याज भी क्या रहता है, समान रहता है। तो यहाँ पर ये अगर ये प्रिंसिपल है, क्योंकि इस प्रिंसिपल में कुछ नहीं कुछ ना आपने ब्याज जोड़ा होगा, तभी तो आपने आपके पास कौन सा आया होगा, तीसरा ईयर का आया होगा ना। तो तीसरा ईयर का आया होगा मतलब ये तो तीसरी ईयर है, तो ये तो इसके लिए अमाउंट काम कर रहा है इस प्रिंसिपल के लिए। और ये इसका क्या कर रहा है, ब्याज काम कर रहा है। कितने ईयर्स के लिए, एक ईयर्स के लिए। तो इससे पीछे जाता हूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरे पास जो रियल प्रिंसिपल था वो भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे मतलब नहीं है क्योंकि अपन को क्या पूछा, रेट पूछा है। तो मुझे पता लगा प्रिंसिपल मुझे निकाले यहाँ से 6580 है, जो 2 ईयर्स के लिए मान रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो टाइम निकल रहा है वो ब्याज कितने ईयर्स के लिए निकल रहा है, एक ईयर्स के लिए। और जो ऐसा ही दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1316। क्योंकि इसमें अगर आप एक ईयर्स के लिए ब्याज निकालोगे और फिर इसमें जोड़ोगे तो मेरे पास ये प्राप्त होता है। तो यहाँ से रेट नहीं निकाल सकते। रेट क्या होता है, देखो 6580, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। 1 ईयर के लिए रेट हो जाएगी अपॉन डिवाइड बाई ये, इक्वल कितना आ जाएगा अपने पास, 1316 आ जाएगा। यहां से अगर इसको सोल्व करते हो देखो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा, 65 से कितना टाइम हो जाएगा, 65 से देखो 658 से ये कितना टाइम चलाएगा, 2 टाइम्स। तो जीरो उधर चला जाएगी तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। तो रेट ही पूछा तो रेट अपने इजिली फाइंड कर ली। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या बोला कि देखो 2 ईयर दे रखा है, 3 ईयर दे रखा है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, एक ईयर्स का डिफरेंस। तो ब्याज का डिफरेंस कितना आ गया, 1316। ब्याज का डिफरेंस कितना आ गया, 1316। तो ये जो 1316 मिल रहा है ये इसका प्रिंसिपल का काम करेगा। कितना काम करेगा, इस प्रिंसिपल का काम करेगा। क्योंकि 6580 में अगर आप एक ईयर्स का ब्याज जोड़ देते हो तो आपको 3 ईयर्स का क्या मिल जाता है, आपको अमाउंट मिल जाता है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, इजिली कर सकते हैं इसको। ये देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि p² - 1 अपॉन 1 - q²। अब आपको पता नहीं आप कैसे सोच करोगे। मैं से बोलूँ देखो यहाँ पर p² दे रखा है, यहाँ पर q² दे रखा है, तो आपको कहीं से भी अगर p² मिल जाए तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे, कहीं से भी q² मिल जाए तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे। तो मुझे देखो p की वैल्यू दे रखी है तो बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो मतलब p² करूंगा और sin a प्लस cos a होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो इधर तो मुझे p² की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ पर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आता होगा। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे बता दो मुझे, a² प्लस b² प्लस का 2ab होता है। तो यहाँ पे देखो इसको खोलो तो मैं बोलूंगा sin² प्लस cos², ठीक है, प्लस 2 sin a cos a। अगर एग्जाम में करोगे तो आपको इतना नहीं लिखना, क्योंकि आपको पता है sin² प्लस cos² कितना होता है 1। तो 1 प्लस 2 sin a cos a डायरेक्ट लिखना है, मैं यहाँ पर समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे p² हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये 1 बन जाएगा, तो 1 प्लस 2 sin a cos a। ठीक है, अब देखो एजिटिस ये है, तो यहाँ पर अगर माइनस लिखते हो, अगर माइनस लिखते हो, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस का 2ab। मतलब जो यहाँ पर
पूरा एग्जैक्टली सेम रहेगा, बस क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो 1 - 2 sin A और cos A हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे देखो मेरे को वैल्यू पुट करनी है, पी स्क्वायर मतलब इसकी वैल्यू पुट करूंगा, मतलब 1 + 2 sin A। ठीक है, 1 + 2 sin A, यहाँ पर इसको कर देता हूँ, 1 + 2 sin A cos A और -1। अब यहाँ पर करूँ देखो 1 और माइनस, और यहाँ पर रखता हूँ मैंने ये वैल्यू 1 - 2 sin A cos A। देखो कट जाएगा, यहाँ से देखो ये 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ से देखो ये 1 और माइनस का 1 कट जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 sin A। देखो ऊपर भी प्लस का 2 sin A cos A बच रहा है, नीचे भी क्या बच रहा है, 2 sin A cos A बच रहा है। देखो ये सारा कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचा अपने पास, एक बचा, जीरो मत कर देना। कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। एक व्यक्ति द्वारा 8500 रुपए मूलधन पर 10 वर्षों पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का इतना प्रतिशत है, वार्षिक बस ध्यान बताओ। देखो प्रिंसिपल कितना दे रखा है अपन को, 8500 दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, 10% दे रखा है, सॉरी टाइम कितना दे रखा है, 10 ईयर्स। और देखो जो साधारण ब्याज मिलेगा वो मूलधन का इतना प्रतिशत मिलेगा। तो जो साधारण ब्याज निकाल लेता हूँ पहले, कितना, मूलधन का इतना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, 180%। तो यहां से अगर इसको सोल्व करता हूँ, देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 85 × 18 कितना मिलेगा अपने पास, 15,300। ये मुझे ब्याज मिल गया। अब क्या पूछा, ब्याज की दर, तो ब्याज की दर तो निकाल ही सकते हो, रेट क्या होती है, 100 × SI। कितना अपने पास, 15,300। अमाउंट कितना, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 8500। टाइम कितना दे रखा है, 10। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, और यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा, 153 कितनी बार जाएगा, 1.8। ठीक है, और ये एक जीरो लग गया। ठीक है, यहाँ से 10 हो गया, तो 1.8 इंटू 10 कितना होता है, यहाँ से 18% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18% हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। 20 दे रखा है, क्या कौन सा दे रखा है, टावर वाला क्वेश्चन। टावर के एक शीर्ष से जो कि 333 मीटर ऊंचा है, जमीन के एक पुल के दो छोरों पर, एक पुल और दोनों छोरों पर अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री दे रखा है। तो पुल की लंबाई बताओ। कहीं तो इनको डाटा देख के क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, भाई ये तो डाटा पता नहीं कितना कैलकुलेटिव होगा, लेकिन देखो करेंगे तो कितना इजी हो जाएगा। अगर आपको रेशियो पता है, मेरे वीडियो रेगुलर देख रहे हो, तो जो करेगा वो इजिली कर लेगा रेशियो से। यहां से बोला टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितनी दे रखा है, 333 मीटर दे रखा है। अब बोला जमीन पर एक पुल है, तो मैं बोल दूंगा यहाँ से एक पुल है, जिसमें वो बोल देता हूँ कितना है, यहाँ से डी एंड सी की लेंथ की दे रखा है, यहाँ से इतना। ठीक है, ये पुल है। अब इस एक पुल के एक छोर पर तो इतना डिग्री दे रखा है, कितना, 60 डिग्री का। अगर अवनमन कोण बनाते तो ऐसे बनेगा, और फिर यहाँ पर आके 60 आ जाएगा। ठीक है, तो अपन ऐसे बना लेते हैं। और एक दूसरा एंगल दे रखा है, दूसरे छोर पर कितना डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। अब देखो पुल की लेंथ बतानी है, तो पुल की लेंथ कैसे बताऊं, मतलब ये लेंथ बतानी है अपन को, ये एक्स वाली। तो सबसे पहले आपको रेशियो पता होना चाहिए, जिसको रेशियो नहीं पता मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर लिख रहा हूँ ए बी एंड सी। देखो यहाँ पर अगर 60 दे रखा है, यहाँ पर अगर 30 दे रखा है, तो 60 के सामने वाले रेशियो आप √3 मानोगे, 30 के सामने वाले कितना मानोगे, 1। देखो ये 90 डिग्री है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 30। पता होना चाहिए, क्योंकि तीनों डिग्री जो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। अब मुझे पता है कि देखो ये वैल्यू दे रखी है, मतलब ये वैल्यू दे रखी है, मुझे √3 की वैल्यू दे रखी है, और मुझे एक की वैल्यू चाहिए, तो मुझे ये डिस्टेंस पता लग जाएगी। ठीक है, तो अपने यहां से एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं बोलता हूँ √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 333 मीटर। तो एक की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 333/√3। देखो परमेकरण करूंगा तो √3/√3। देखो ये 3 बन जाएगा, 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, देखो 1 1 1। तो जो ये डिस्टेंस आएगी अपने पास 1 1 √3। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बड़ा वाला ट्रायंगल लो आप, ये वाला कौन सा, ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल लोगे, ए बी सी। अब इसमें क्या करोगे, मुझे ऐसे बता दो कि ये ट्रायंगल ले रहे हैं अपन ए बी सी। अब इसमें रेशियो देखो, ये 30 दे रखा पूरा। अगर इधर से बना के बताता हूं आप लोगों को दूसरा, कि ये दे रखा है ए, ये दे रखा है बी, और ये दे रखा सी। अब मुझे इसे बता दो, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 60 डिग्री। ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 60 डिग्री। तो ये देखो इसका रेशियो कितना हो जाएगा अपने पास, √3, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास, 1। मतलब ये जो अब √3 की वैल्यू आ जाएगी वो टोटल आ जाएगा, बीसी की वैल्यू टोटल आ जाएगी। ठीक है, तो एक की वैल्यू मतलब 333 की वैल्यू। अब एक की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 333 मीटर। तो √3 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से इससे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 333 √3। अब देखो ये टोटल अपने पास आ गई कितनी, 333 √3, ये आ गई। अब देखो ये इतनी है, अपन को क्या चाहिए, डीसी चाहिए। तो डीसी की लेंथ कैसे निकालेंगे, टोटल में से अपन ये माइनस कर देंगे, 111 √3। तो इसमें √3 कॉमन आ जाएगा, √3 कॉमन आ जाएगा, तो देखो 333 में से 111 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 222। कितना आएगा, 222। तो ये क्या आ जाएगा, उस पुल की लेंथ आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या बोला गया, देखो यहाँ से क्वेश्चन पढ़ो आप। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक दुकानदार
मुद्रित जो मूल्य दे रखा है वहां पर अपन 10% की क्या कर रहे हैं यहाँ पर छूट पर बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य को उसका अनुपात बताना है। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, कल भी बताया था। कौन सा होता है फॉर्मूला कि सीपी अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है अपॉन मार्क प्राइस अपॉन 100 प्लस क्या होता है प्रॉफिट परसेंट। अब यहाँ पर देखो डिस्काउंट दे रखा है, मतलब सीपी अपॉन 100 में से 10 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास 90 बचेगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा मार्क प्राइस, और 100 प्लस प्रॉफिट मतलब कितना हो जाएगा 112। अब देखो अपन को सीपी और मार्क प्राइस का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से देखो 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 45, और 2 से कट जाएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 56। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 45 और 56, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जहां पर क्यू 90 डिग्री दे रखा है, पी क्यू बराबर 5 डिग्री दे रखा है, क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तो कोट पी और इसका मान बताना है। तो सबसे पहले आप डायग्राम बना लो। यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया कितना, यहाँ पर लिख दिया पी और क्यू 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है आर ये 90 डिग्री है। अब मैं बोलूँ क्यू 90 डिग्री है तो देखो पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, क्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, तो यहाँ से ट्रिपलेट से मैं पी आर की वैल्यू कितनी निकालूंगा 13। यहाँ से आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो, ये अगर आपको पता होगा तो 5 12 13 क्या होता है ट्रिपलेट होता है। अब पूछा मुझे कोट पी माइनस टेन आर। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कोट थीटा क्या होता है। कोट थीटा होता है आधार बटा लंब, और जो टेन थीटा क्या होता है यहां से लंब बटा आधार। अब मुझे कोट पी की वैल्यू चाहिए, मतलब ये चाहिए, एंगल ध्यान रखना यहाँ पर पी बोला है यहाँ पर आर बोला है, तो यहाँ पर पी चाहिए। तो जो ये थीटा के सामने ऑलवेज कितना होता है एल होता है, मतलब लंब होता है, और जो बचा हुआ ये हाइपोटेनस हो गया ये आधार हो जाएगा। तो कोट पी मतलब आधार बटा अपन को लंब चाहिए, तो आधार कितना हो जाएगा इसमें 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, और थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, तो 12 हो जाएगा। अब मेरे को चाहिए कितना लंब बटा आधार। देखो अब ये एंगल लेना है क्योंकि इसमें थीटा 8 दे रखा है, तो थीटा के सामने वाले कौन सा होता है लंब होता है, तो एल कितना हो गया 5 और आधार कितना हो गया 12, तो 5/12 में से 5/12 माइनस किया तो कितना हो गया अपने पास 0। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखो ये भी एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। देखो त्रिभुज एक्स वाई जेड में पी त्रिभुज एक्स वाई जेड का अंत केंद्र है, अंत केंद्र मतलब इन सेंटर दे रखा है। यदि कोण एक्स वाई जेड दे रखा है 50 डिग्री, तो कोण का एक्स पी जेड का मान बताना है। देखो उसका डायग्राम कैसे बनेगा मैं सबसे पहले बता देता हूँ। ये ट्रायंगल दे रखा है अपन को कौन सा एक्स वाई जेड, एक्स ये वाई ये जेड। यदि एक्स वाई जेड अपन को 50 डिग्री दे रखा है, ये अपन को 50 डिग्री दे रखा है, तो एक्स पी जेड यहाँ पर कोई इंसेंटर दे रखा है पी, तो एक्स पी जेड अपन को ये एंगल बताना है। तो कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा कि मैं ऐसे बोलता हूँ कि जब भी इंसेंटर दे रखा है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी दे रखा है, यहाँ पर सी दे रखा है, अगर मुझे ये इंसेंटर डिग्री दे रखा है यहाँ पर पी है, तो ये एंगल निकालूंगा तो ये कितना होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ A/2। अगर मैं इस प्रकार से निकालता हूँ यहाँ पर ये वाला एंगल, तो ये कितना होगा इसका सामने वाला डिग्री का हाफ हो जाता है, तो मुझे ये चाहिए एंगल, तो मैं क्या निकालूंगा 90 डिग्री, जो एक्स पी जेड होता है इसका मान कितना होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ y/2। तो 90 डिग्री पहले से है, y का मतलब 50/2, 50/2 मतलब कितना होगा 25, और 90 प्लस 25 कितना होगा 115 डिग्री। जिसको ये फॉर्मूला कैसा है वो इन सेंटर का वीडियो देख सकता है, वहां से उसको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो ये फेमस क्वेश्चन है कि यदि किसी बंटन का बहुलक 27 दे रखा है और इसका माध्य अपन को 35 दे रखा है, तो बंटन का माध्य मूलानुपाती जो सूत्र होता है उसका प्रयोग करके अपन को बताना है। तो क्या होता है देखो मोड, मोड मतलब क्या होता है बहुलक, मोड मतलब क्या होता है बहुलक, इक्वल टू कितना होता है अपने पास 3 माध्यिका, कितना होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब देखो बहुलक क्वेश्चन में दे रखा है 27, 3 माध्यिका मतलब कितना होता है 3 इंटू 35 माइनस का 2 माध्य, क्योंकि माध्य का वैल्यू बताना है तो ये इधर आ जाएगा, तो 2 माध्य कर दो यहाँ से, और 3 इंटू 35 कितना हो जाएगा यहाँ से 105, 105 माइनस 27, तो यहाँ से माइनस करोगे तो कितना हो गया 78, और 2 और हटा दो यहाँ से, माध्य बराबर कितना बचेगा अपने पास, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 39। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या बोला गया देखो, एक गोलाकार कांच के पात्र को गलाकर बेलनाकार है, इसका जो गला है या जो अपने मुंह बोलते हैं उसका क्या है बेलनाकार है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हो 7 सेंटीमीटर लंबा, व्यास में 4 सेंटीमीटर गोला भाग का व्यास इतना ही 21 सेंटीमीटर दे रखा है, तो पानी कितना माल, मतलब वो आपको वॉल्यूम बताना है टोटल। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो यहाँ पर एक गोला दे रखा है और यहाँ पर इसका जो मुंह है ना, यहाँ पर जो इसका मुंह होगा वो कैसे दे रखा है, यहाँ पर बेलनाकार दे रखा है इस टाइप से। ठीक है, तो अब ऐसे बोल रहा है कि यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ कि जो इस गला जो बेलन दे रखा है इसकी हाइट तो 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसका जो व्यास दे रखा है वो 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और इस गोले का जो व्यास दे रखा है कितने दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले गोले का व्यास निकाल लो आप, गोले का वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम कितना होता है यहाँ से 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो मैं बोलूंगा 4/3
पाई कितना है 22/7। आर आर अगर व्यास इतना है तो इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 21/2, 21/2 और 21/2, क्योंकि यहाँ पर क्यूब दे रखा है। अब अगर इसको सोल्व करता हूँ, देखो 7 21, 21 से मैंने 21 हटा दिया, देखो 4 से मैंने ये 4 हटा दिया, और इस 2 से कितना हटा दिया मैंने, 11 टाइम हटा दिया। तो मैं कितना बचेगा, 11 इंटू 21 कितना होता है, 441, और 11 को 441 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 4851। ये आ गया अपने पास गोले का वॉल्यूम, ठीक है। अब इसमें अपन को बेलन का वॉल्यूम भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि टोटल पूछा है। तो बेलन का वॉल्यूम आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना है 22/7। आर कितनी दे रखी है इसकी, 2 हो जाएगी, तो 2 इंटू एच कितना दे रखा, 7। देखो यहाँ से हट जाएगा, तो 22 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 88। तो जो इसमें जो पानी आएगा, जो वाटर आएगा, वो कितना जाएगा, 4851 प्लस 88 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 39 सेंटीमीटर क्यूब। इतना लीटर मेरे पास क्या आ जाएगा, इसमें पानी आएगा। क्योंकि जो पानी आएगा इस गोले में भी आएगा और ऊपर भी आएगा, तो इसका टोटल वॉल्यूम बताना है। तो अपन ने गोले का वॉल्यूम निकाल लिया, फिर बेलन का अलग से दोनों को जोड़ दिया, तो अपने पास क्या निकल गया कि इसमें आने वाला पानी की मात्रा कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26। ए बी से 4 गुना बड़ा है, 4 वर्षों के बाद ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी होगी, तो बी की वर्तमान आयु बताओ। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी दे रखा है। बोले बी से 4 गुना है, तो बी की वैल्यू अक्स मान लो, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी ना। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद की बात बता रहा हूं, तो यहाँ पर देखो इसमें 4 जोड़ दो, 4x+4, और इसमें भी 4x जोड़ दो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई ए 4 वर्ष बढ़ रहा है तो बी वर्ष जो है वो ऐसे कैसे रह जाएगा, तो दोनों तरफ 4 वर्ष बढ़ाना पड़ेगा। तो बोला ए की आयु ना बी की आयु की 3 गुनी होगी, ए की आयु ना बी की आयु की 3 गुनी होगी। अगर ये 3 गुनी हो जाएगी, तो अगर ये पहले से 3 गुनी है, अगर इसको मैं 3 गुनी कर दूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहां से इसको सोल्व कर लेंगे, ये सुनो। तो यहां से अगर इसको सोल्व करते हैं तो मुझे से बता दो कितना हो जाएगा, 4x+4 इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ कर दिया हमने, यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी ना, यहाँ पर x आएगा ना, x+4। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास, 3x प्लस कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, यहाँ से अगर इसको करते हो तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 8। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 8। तो अपन क्या पूछा, बी की वर्तमान आयु पूछा, तो बी की वर्तमान आयु कितनी निकल के आ जाएगी अपने पास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। अब वह सबसे बड़ी संख्या जो है 1040 और 885 को विभाजित करने पर क्रमशः 20 रिमाइंडर देनी चाहिए और 35 रिमाइंडर देनी चाहिए, तो वो कौन सी संख्या होगी। तो मुझे से बता दो, देखो एक तो 1040 है और एक कितना 885 है। देखो ये रिमाइंडर बचने चाहिए 20। अगर रिमाइंडर नहीं बचेगा तो वो संख्या कौन सी होगी, अगर मैं इसमें 20 घटा दूंगा तो मेरे पास वो संख्या आ जाएगी जो पूरी पूरी बार क्या करेगा, डिवाइड करेगा इससे। अगर इसमें 20 जोड़ दो तो मतलब इसमें 20 रिमाइंडर बच रहा है, अगर इसमें 20 घटा देता हूं तो मैं वो संख्या क्या हो जाएगी, 20 रिमाइंडर नहीं देगी। अगर इसमें 35 रिमाइंडर बच रहा है तो इसमें 35 घटाऊंगा तो वो संख्या कौन सी बच जाएगी जो पूरी पूरी बार डिवाइड होगी इसमें से, ये 850 हो जाएगी। अब देखो इसमें कॉमन फैक्टर निकालना है इसमें से, तो यहाँ से देखो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 हो जाएगा। अगर इसका फैक्टर करोगे तो 2 इंटू इतना हो जाएगा, और इसका फैक्टर करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, क्योंकि अपन को एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेकर तो 2 कॉमन आ रहा है, एक आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है 7। अब इसको सोल्व करो तो 10 इंटू 17 कितना हो जाएगा, 170। तो 170 ऐसी संख्या है जिसमें 1040 सॉरी बार बार में कितना कर रहा हूँ, 10,000 फ्लो फ्लो में क्या हो जाता है, थोड़ा हो जाता है, तो सॉरी उसके लिए। मैं बोलूँ 1040 है, इसमें अगर 170 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 20 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। और 885 है, इसमें 170 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 35 रिमाइंडर बचेगा। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। यदि 3 संख्या दे रखी है, इनका योग अपन को ये दे रखा है, जिसमें एक संख्या दे रखी है एक्स वाई रेशियो के अनुपात में 2:3, ठीक है, और एक दे रखा है वाई रेशियो जेड के अनुपात में कितना दे रखा है, 4:3। यहाँ पर बोलता हूँ एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड कैसे निकालते हैं, मैं बोलता हूँ एक बार इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 3 9। अब देखो रेशियो में सम कितना है, रेशियो में टोटल सम कितना है बताओ मुझे, 29 हो जाएगा, क्योंकि 12 8 20 और 9 कितना हो गया, 29। 29 की क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है कितनी, 870। 870 दे रखा, मतलब कितना गुना दे रखा है, ये 30 गुना दे रखा ना, ये कितना गुना दे रखा है, 30, क्योंकि 30 गुना दे रखा है। तो क्या पूछा, अक्स की वैल्यू, तो अक्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 30 गुना हो जाएगी, मतलब 8 3 24, तो अक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, 240। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन अब इसको रेशियो से करेंगे, कैसे करेंगे देखो, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। यश की आय का 30%, रीता की आय के 21% के बराबर, तो मुझे ये पता लग गया अगर इन दोनों की आय बराबर है तो मुझे इनकी आय का रेशियो पता लग जाएगा। तो मैं यश को लिख रहा हूँ y, इसका y का 30%,
मतलब यस की जो इनकम है वो वाई मान लिया हमने, तो इसकी इनकम का 30% ये बराबर किसको हो जाएगा, जो रीता है इसकी आय के 21%, मतलब रीता की आय आर है और जो यस है उसकी जो आय है वो वाई है, तो वाई का 30% आर का 21% के बराबर है, तो परसेंटेज से परसेंट 3 से कट जाएगा 10 टाइम, 3 से कट जाएगा 7 टाइम, तो जो वाई और आर का रेशियो आ जाएगा मेरे पास कितना आ जाएगा, 7:10 आ जाएगा। इतना पता चल गया। अब देखो मैंने यहां पर लिखता हूँ वाई और आर, मतलब 7:10। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो, यदि यश की आय में 10 मतलब 10,000 रुपए की वृद्धि होती है और रीता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब रीता की आय में कोई भी परिवर्तन नहीं, जितनी अब थी उतनी लास्ट में होगी, तो अगर इसमें 10 की मतलब 10,000 रुपए जोड़ते हैं, तो इसमें बताओ कि इसकी आय में जो अनुपात हो जाएगा बाद में जोड़ने के बाद 3:4 हो जाएगा। अब एक लोग आपने एक चीज नोटिस करी होगी, तो जो रीता की आय तो चेंज नहीं हो रही ना, कि यहाँ पर 10 का रेशियो था तो यहाँ पर भी अपन को 10 का रेशियो बनाना था, लेकिन यहाँ पर चेंज हो रही है, तो सबसे पहले रीता की आय चेंज करेंगे अपन, क्या जो फिक्स है वो बनाते हैं। देखो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो नई रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ से, नई रेशियो बताओ कितना हो गया, देखो 14, यहाँ से कितना हो जाएगा 20, यहाँ से कितना हो गया देखो 5 15, और यहाँ से कितना हो गया 5 20। अब देखो रीता की आयु पहले भी 20 थी और अब भी 20 होगी, मतलब अब सही है। अब रेशियो में कितना जोड़ रहे हो आप, यस में 1 जोड़ रहे हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना जोड़ रहे हो, 1000 जोड़ रहे हो ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना जोड़ रहे हो, 1000 जोड़ रहे हो। तो किसकी पूछा, रीता की आय, रीता की आय कितनी है 20, तो मतलब 20 की वैल्यू बतानी है आपको, कितनी की वैल्यू बतानी है 20 की, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,000। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। आई होप समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। अब देखो इसमें बोला कि 60% की छूट के साथ एक पंखे का विक्रय मूल्य एक्स है, 40% और 20% की दो क्रमांक छूट देने पर विक्रय मूल्य इतना हो जाता है, तो एक्स माइनस वाई 136 देगा, तो पंखे का अंकित मूल्य बताओ। देखो इस प्रकार से थोड़े लेंथी क्वेश्चन लेने का मतलब ये है कि कई बार अपन क्या होता है क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, उससे पहले अपन क्वेश्चन स्किप कर देते हैं टेस्टों में या एग्जाम में। अब देखो ना ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि एक्स माइनस वाई दे रखा है, क्या दे रखा है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करते हो तो ये क्वेश्चन देखना इजिली हो जाएगा। कैसे करेगा कि 60% की छूट को अपन क्या बोलते हैं, अक्सी बोलते हैं। 60% की छूट कितनी दे रखा है, अक्स दे रखा है, मतलब अपने अक्सी मान लिया। अब दो कर्मागत छूट देता है, तो कर्मागत छूट देता है मतलब ए प्लस बी, और ए इंटू बी बटा 100 होता है, मतलब पहली छूट 40 है प्लस 20 है, माइनस 40 इंटू 20 बटा 100 कर दिया। यहां से कितना हो जाएगा देखो 60, और देखो यहां से कितना हो जाएगा माइनस का 8, तो 8 करोगे तो कितना हो जाएगा 52%, कितना हो जाएगा यहाँ से 52%। ये मेरे पास जो 52% आएगी ये क्या है, विक्रय मूल्य, मतलब ये क्या है वाई है 52%। ठीक है, तो मुझे ऐसे बता दो जो एक्स माइनस वाई करोगे, मतलब यहां से माइनस करोगे 60% माइनस 52%, ठीक है, ये छूट माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहां से माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना निकलेगा 136 की वैल्यू आ जाएगी, जो डिफरेंस आएगा। तो यहाँ से 8% की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 136। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से मुझे बता दो, यहाँ से 136 वैल्यू दे रखी है किसकी 8% की, 100 की वैल्यू निकाल लो। 100 क्या होता है अपने आप में मार्क प्राइस, क्योंकि मार्क प्राइस में ही तो छूट देते हैं अपन, तो 8 से कितना हो जाएगा 17 टाइम, तो 1700 आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।